हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 53 से 55 बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है उसके 75 क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिया। इस वीडियो में हम 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को करेंगे, यानी टोटल 25 क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मानव अधिकार है जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है। तो ये जो भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार और मानव अधिकार भी है वो है सी, यानी कि ये जो है शिक्षा का अधिकार। इसका आंसर सी होगा, इसका आंसर सी होगा। तो संविधान में जो है 86वां संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का क अंतः स्थापित करके एक नया मूल अधिकार बनाया गया। कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसके द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, ये समवर्ती सूची का विषय है, यानी कि इस पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इसलिए राज्य और संघ जो है इस पर दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो शिक्षा का अधिकार जो है ये भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान में संशोधन करके जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया 1 अप्रैल 2010 को। इसका आंसर 1 होगा। तो 1 अप्रैल 2010 को जो है यह शिक्षा का अधिकार पूरे देश में लागू हुआ। कब? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 कि भारतीय संविधान में शामिल है, क्या शामिल है वर्तमान में? तो 395 आर्टिकल, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। इसका आंसर ए होगा। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया। यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से जो है लागू हो गया। बात करें मूल संविधान की, तो संविधान जब बना था तो उस समय जो है संविधान में 22 को भाग था, 395 को अनुच्छेद था और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि अब 12 अनुसूची हो गई है। और आज के डेट में जो है आर्टिकल जो है 445 के लगभग हो चुकी है, 22 भाग है और अनुसूचियाँ जो है 12 है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में दोस्तों 250 टोटल सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है मित्रों। तो टोटल जो है 250 सदस्य होते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है मित्रों। तो राज्यसभा में जो है अधिक से अधिक 250 सदस्य हो सकते हैं। इसमें से 238 राज्य और केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और जो मनोनीत व्यक्ति होती है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो है साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का जो है विशेष ज्ञान रखता हो या व्यवहारिक उसके पास अनुभव हो। तो इन 4 क्षेत्रों में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के लोग इसमें 12 को चुने जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 लोक लेखा समिति जो है यह अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो लोक लेखा समिति जो अपनी रिपोर्ट होगी वो लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष को जो है समर्पित करती है। लोक लेखा समिति जो है ये सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, फाइनेंशियल कमेटी है, और इसके 22 गो सदस्य होते हैं, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। 1967 से चली आ रही प्रथा के अनुसार विपक्ष के किसी सदस्य को इस समिति का अध्यक्ष जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। ठीक है मित्रों। तो यह 1967 से प्रथा चली आ रही है। इस लोक लेखा समिति को जो है प्राक्कलन समिति का जो है जुड़वा वाहन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं 2 समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक है। इन 2 समितियों के जो कार्य है, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति के, ये एक दूसरे के पूरक है। इसलिए जो है लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81
कि निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, गलत कौन सा है। तो कथन कर रहा है कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में होती है, तो यही इसका आंसर होगा। अगला कथन कर रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों भीतर धन विधेयक को पारित करना होता है, और राज्यसभा जो है किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है या कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी सही है। इसमें सही नहीं है तो बी, यानी धन विधेयक की जो शुरुआत होती है वो लोकसभा में होती है। ठीक है मित्रों, संविधान के आर्टिकल 110 में धन विधेयक के बारे में परिभाषा दिया गया है। कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। कहाँ पेश किया जा सकता है? लोकसभा में। और राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल जो है लोकसभा में पेश किया जाता है। विधेयक पास हो जाने के बाद लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ कि यह धन विधेयक है को प्रमाण पत्र लगा के राज्यसभा में भेजा जाता है। और जब राज्यसभा में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके भेजा जाता है तो राज्यसभा किसी धन विधेयक को न तो रद्द कर सकती है, न ही इसमें संशोधन करने की शक्ति है। राज्यसभा को विधेयक की प्राप्ति के 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिश के साथ जो है लोकसभा में लौटाना होता है। अगर 14 दिन के भीतर इसको नहीं लौटाया जाता है तो दोनों सदन में इसे जो है पारित माना जाएगा और इसे राष्ट्रपति भी पुनर्विचार के लिए जो है नहीं लौटा सकता है। किसको? धन विधेयक को। ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 की भारतीय संविधान सभा द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है, यानी कि जो भारत के नागरिक नहीं है उनको भी उपलब्ध है। तो संपत्ति अर्जन करने की स्वतंत्रता ये सिर्फ भारतीय नागरिक को उपलब्ध है। देश के किसी भाग में घूमने और बसने की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को, और व्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीय नागरिकों को। लेकिन संवैधानिक निराकरण का आधार जो है ये अधिकार जो है ये गैर नागरिकों को उपलब्ध है। इसका आंसर ए होगा। इसका आंसर जो है ए होगा। ठीक है मित्रों, तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है गैर नागरिकों को उपलब्ध है। यह मौलिक अधिकार ही अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। इसे अंबेडकर ने जो है संविधान का आत्मा कहा था। भीमराव अंबेडकर ने जो है आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 की किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रहा है, नेशनल इमरजेंसी की, तो ये जो है आर्टिकल 352 के तहत इसका आंसर जो है ए होगा। संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल की जो है परिकल्पना की गई है। सबसे पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपात लगाई जाती है तो उसको राष्ट्रीय आपात कहा जाता है। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, जो कि और आर्टिकल 352 में वर्णित है। दूसरा है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो होता है, विधानसभा में विधि विधान अगर विफल हो जाने की दशा में, अगर विधानसभा ठीक से नहीं काम कर रहा हो तो इससे उत्पन्न परिस्थिति उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति शासन लगाता है, वो भी आर्टिकल 356 के तहत। और तीसरा जो है ऐसी परिस्थिति जिसमें भारत का जो है वित्तीय अस्तित्व संकट में हो तो ये आर्टिकल 360 के तहत जो है वित्तीय आपात लगाया जाता है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 की निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। अगला कथन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। और फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो इसका आंसर जो है डी होगा, यानी डी सही नहीं है, बाकी सभी कथन जो है सही है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीली न्यायालय है और इसमें जो है कोर्ट मार्शल के छोड़कर अन्य उच्च न्यायालयों और अन्य न्यायालयों के मामलों को देखा जा सकता है, कोर्ट मार्शल को नहीं। ठीक है मित्रों, तो कोर्ट मार्शल नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। इसका आंसर बी होगा।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है और वह उसका जो है प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ जो है कार्यकारियों के माध्यम से करता है। वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। आर्टिकल 163 के अनुसार राज्यपाल को कुछ परिस्थितियों में स्वविवेक का भी अधिकार प्राप्त है, कुछ विषम परिस्थितियों में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 कि सीडीपी और एनईईएस, सीडीपी और एनईईएस इसके पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया। तो सीडीपी और एनईईएस के लिए जो है 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति, इसका आंसर ए होगा। वो समिति कौन थी? बलवंत राय मेहता समिति। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी सीडीपी तथा एनईईएस के पुनर्गठन हेतु नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। यह समिति बलवंत राय मेहता समिति ने जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रतिवेदन दिया था, इसी के सिफारिश के आधार पर जो है आज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 87 की अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में किसकी सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने जो है पंचायती राज की जो है द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। तो इसका आंसर बी होगा। जनता पार्टी की सत्ता में आने के बाद 12 दिसंबर 1977 को मंत्रिमंडल सचिवालय ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष थे अशोक मेहता। इसने पंचायत का नया मॉडल प्रस्तुत किया जो कि द्विस्तरीय जिला परिषद और मंडल पंचायत थी, किंतु इनकी सिफारिशों को जो है स्वीकार नहीं किया गया। अशोक राय मेहता के सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 की डुरंड कप किससे संबंधित है? तो डुरंड कप दोस्तों जो है ये फुटबॉल से संबंधित है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है 1888 ईस्वी में हुई। यह भारत का प्राचीनतम फुटबॉल टूर्नामेंट है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 कि निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो ये जो है 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रम ये अधिकतम दूरी तय करती है। तो कुछ राजधानी ट्रेन है और उसके तय करने की दूरी है 12429 बेंगलोर सिटी जंक्शन, ये 2365 किलोमीटर की दूरी करती है। और हमारे आंसर में जो दिया हुआ है वो त्रिवेंद्रम सेंट्रम 12431 जो कि 3149 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12433 चेन्नई सेंट्रल ये 2176 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और 12433 डिब्रूगढ़ टाउन ये 2463 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और हमारा आंसर है 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल 3149 किलोमीटर। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नीदरलैंड के द हेग में है। इसका आंसर ए होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का मुख्यालय जो है नीदरलैंड के द हेग शहर में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख कानूनी संस्था है। किसके? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। और इसमें जो है कुल 15 न्यायाधीश होते हैं जो आम सभा और सेक्रेटरी काउंसिल द्वारा अलग अलग चुने जाते हैं। और इस न्यायाधीश का कार्यकाल जो है 9 वर्ष का होता है। 15 न्यायाधीशों में से 5 न्यायाधीश जो है सेक्रेटरी काउंसिल के अस्थायी सदस्य देशों के होते हैं, 15 में से 5 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 कौन सा दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 14 नवंबर जिस दिन बाल दिवस भी होती है, नेहरू का इस दिन जन्मदिन मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को जो है डायबिटीज़ दिवस भी मनाया जाता है। इसका आंसर डी होगा। 14 नवंबर का दिन डायबिटीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भारत में 14 नवंबर का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। और 14 मई को राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूलिया गिलार्ड 2010 में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी? तो जूलिया गिलार्ड जो है 2010 में ऑस्ट्रेलिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी, वो भी प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है भारती। इसका आंसर ये होगा। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम भारती रखा गया है। भारत के प्रथम अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र का नाम दक्षिणी गंगोत्री तथा द्वितीय वैज्ञानिक केंद्र का नाम मैत्री है।
और भारत का प्रथम अस्थायी वैज्ञानिक केंद्र दक्षिणी गंगोत्री अब उपयोग योग्य न रहा। दूसरा केंद्र मैत्री जो है अभी कार्यशील अवस्था में है और तीसरा जो है भारतीय है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का प्रधान कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। इसका आंसर बी होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 की कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा कब प्रारंभ किया? तो यह 1986 में किया। इसका आंसर डी होगा। कुरियर सेवा से जो है कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस ये जो है 1986 में प्रारंभ किया। ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? तो मित्रों जो है दूरभाष का प्रादुर्भाव ये 1851 में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय। किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। 97 क्वेश्चन कर रहा है कि पौधों जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं पौधों वो हेलोफाइट कहलाते हैं। इसका आंसर सी होगा। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं, ऐसे पौधे जिसमें पानी की कमी होती है। जल में पाए जाने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी कि इसमें पानी ही पानी, उसको हाइड्रोफाइट। और नमक युक्त मिट्टी में पाए जाने वाले पौधे को हेलोफाइट कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण जो है वो जैविक घटक, अजैविक घटक, भू आकृतिक घटक इन सभी से बनता है। तो इसका आंसर डी होगा। हमारे चारों ओर उपस्थित परिस्थितियाँ जो जीवों को प्रभावित करे पर्यावरण कहलाती है। पर्यावरण के मुख्य घटक जो है जैविक और अजैविक होते हैं। जैविक के अंतर्गत जो है पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं और अजैविक के अंतर्गत जो है मिट्टी जलवायु तापमान प्रकाश आदि आते हैं। ऐसे अजैविक घटक को भौतिक घटक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 की संवहनी यानी कि वैस्कुलर संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो ये जो है जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। किससे द्वारा जाता है? संवहनी पौधों में पानी ऊपर जो है जाइलम टिश्यू द्वारा जाता है। कौन सी टिश्यू द्वारा? जाइलम टिश्यू द्वारा। तो जाइलम जो है एक जटिल ऊतक है। इसके द्वारा जो है पेड़ पौधे जल एवं खनिज ऊपर लेकर जाते हैं। यह जल एवं खनिज संवाहक ऊतक कहलाता है। फ्लोएम टिश्यू जो है पोषक तत्वों पौधे को सभी भाग में पहुँचाता है। तो फ्लोएम जो है ये फूड लेकर जाता है, एफ फॉर फ्लोएम, एफ फॉर फूड, और जाइलम जो है वाटर। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो ये है पर्ण। इसका आंसर सी होगा। पर्ण ही जो है फूल बनता है। तो मित्रों पौधे के पुष्प बनने का उद्दीपन जो है प्रकाश ग्राही वर्णक फाइटोक्रम के द्वारा ग्रहण किया जाता है। कौन सा है? फाइटोक्रम के द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह वर्णक पर्ण में पाया जाता है। फाइटोक्रम कहाँ पाया जाता है? यह वर्णक फाइटोक्रम पर्ण में। पुष्प जो है एक डंठल द्वारा तनों से संबंध होता है और इस डंठल को ब्रीथ या पेडिसेल कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।